चलो, तो ये जो चैप्टर है हम लोग करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन तुमको पहले समझना चलेगा कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जो हम लोग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखती है ना। एक बुक जिससे हमारी कंट्री कैसे गवर्न होगी, है ना, हमारी कंट्री कैसे चलेगी, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रहता है। ठीक है। So we noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. Yes, There are sir. certain basic rules that the citizen and the government have to follow. माने अगर डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो चाहे वो नहीं कर सकता। ठीक है, उसको बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो बेसिक रूल किस में लिखे हुए रहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रहते हैं। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो रूल्स को जो फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. As the supreme law of the country, the constitution determines the right of the citizens, the power of the government, and the how the government should function. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है कि सिटीजन्स लोग का राइट क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट का पावर्स क्या होगा और गवर्नमेंट कैसे चलेगी। ये तीनों चीज किस में लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करेगा। समझ में आ गया बात को? तो यहाँ पर Yes, sir. देखने को ये मिलता है कि कोई भी आदमी, हमारे देश जो है ना, कभी भी अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है। देश चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। यहाँ पर वही होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। समझ में आ गया बात को? Yes, sir. In this chapter, we ask some basic question about the constitutional design of a democracy. लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो अभी ये बात सुन रहे होंगे, उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कौन आदमी है जो हमको बोलता है क्या करना है, माने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है ये कौन आदमी डिसाइड करेगा? ये क्वेश्चन बहुत जन के दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात ये हो रहा है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की दरकार ही क्या है? क्या हम इतने माने क्या हमको किसी चीज के ऊपर इतना इसका किसी चीज का इतना पालन करना चाहिए? जरूरत ही क्या है? ठीक है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे ड्रॉ करें, कैसे लिखें, हु डिजाइन देम इन व्हाट वे, किसने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया है और कैसे डिजाइन किया। तो ये छोटी बात नहीं है। आज तुम छोटो सोचो कि तुम लोग के जो फ्रेंड सर्कल है, माने तुम लोग का एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी तुम कुछ रूल्स और रेगुलेशन लगाना चाहते हो कि भाई ये रूल्स और रेगुलेशन चलेगा हमारे ग्रुप में, तो तुमको लगता है सारे दोस्त तुम्हारी बात मानेंगे? No, sir. सब बोलेंगे यार तुम अपने आप को ज्यादा प्रधानमंत्री समझ रहे हैं क्या, हम हमसे ज्यादा अकलमंद हो गया क्या तुम, जो मैं करूंगा वो करूँ। तो मैंने एक छोटे से ग्रुप को भी एक किसी रूल को मानने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो तुम इमेजिन करो इतनी बड़ी कंट्री में सब लोग कैसे मान लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये रहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किसने किया? व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। माने एक डेमोक्रेसी में जो रूल्स बनते हैं उसकी कौन सी वैल्यू है, माने ऐसी क्या चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन संभाल के रखता है, पकड़ के रखता है, उसको होना नहीं चाहता। Once the constitution is accepted, can we change later as required by the changing conditions? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो रूल एक बार बन गए हैं क्या हम उनको बाद में चेंज कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि हम चेंज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा उस टाइम में तो कंप्यूटर नहीं थे, ठीक है, Yes, तो sir. साइबर लॉ भी नहीं जमाने में, तो कंप्यूटर तो बाद में आए, तो साइबर लॉ तो बाद में आया। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में साइबर लॉ नहीं डालते या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करते साइबर लॉ को एडजस्ट करने के लिए, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकता है कि नहीं? One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बारे में बात हो रही है। साउथ अफ्रीका एक बहुत ही ट्रबल्ड कंट्री था एक जमाने में। साउथ अफ्रीका के अंदर में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा थी, काले गोरों का बहुत झमेला था वहां पे। ठीक है, जो गोरे थे जो उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था साउथ अफ्रीका को, वो कालों के ऊपर मैंने जो काला नहीं बोलना चाहिए, हम उसको डार्क कलर्ड बोल सकते हैं, या माने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा बच्चों को। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहता ये अपने मुंह से, क्योंकि ये बहुत ही डेरोगेटरी है, ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो माने जो डार्क कलर्ड स्किन पीपल है उनके ऊपर जो व्हाइट कलर्ड पीपल है उन्होंने काफी डोमिनेट किया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा झगड़ा, और ये खाली साउथ अफ्रीका में नहीं है। ठीक है, तुम देखा होगा अभी अमेरिका में भी प्लाई कार्ड निकला हुआ है कि ब्लैक लाइफ मैटर्स। ठीक है, तो ये व्हाइट और ब्लैक का जो झमेला है ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हम लोग के इंडिया में ये सब मैटर नहीं करता क्योंकि हम लोग सभी ब्लैक ही हैं।
ठीक है, तुमको लग रहा होगा कि सर गोरे हैं पर सर ही ब्लैक ही है, सर ही कलर्ड है। व्हाइट का मतलब ये व्हाइट, ये जो पेपर में व्हाइट है ना, इसको व्हाइट को गोरा बोलते हैं। तो हम लोग के इंडिया में सब कलर्ड ही है, हम लोग सब व्हीटिश है, ठीक है, थोड़े फेयर है, लेकिन हम लोग कोई व्हाइट नहीं है। व्हाइट का मतलब समझ गया कौन सा व्हाइट, ये जो पेपर का व्हाइट कलर दिख रहा है ये व्हाइट, ठीक है, तो ये व्हाइट तो कोई भी नहीं, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका Yes. में इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे। व्हाइट लोग जो थे उन्होंने ब्लैक को पूरा डोमिनेट कर लिया था, उन्होंने ब्लैक की लाइफ को पूरा हेल बना दिया था एकदम से। तो बाद में पूरे देश, पूरी दुनिया ने जाके साउथ अफ्रीका का बाइफर्केशन भी किया, उनको पूरा उनको सब जगह से हटा दिया उन्होंने। तुम देखा होगा साउथ अफ्रीका की टीम जो है उसको बहुत साल के लिए बैन कर दिया गया था, साउथ अफ्रीका को ओलंपिक से बैन कर दिया गया था, सारे स्पोर्टिंग इवेंट से, मेजर इवेंट से बैन कर दिया गया था। इस सिस्टम को अपार्थाइड बोलते हैं, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एक तो वर्ड है इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं अपार्थाइड। समझ में आया बात को? तो अपार्थाइड का मतलब ही होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में था, ठीक है। तो हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्या हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसे बन सकता है। समझ में आया बात को? माने हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या वैसे ही बना था, क्योंकि हमारा तो पुराना नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। सर, तो हमारा ऐसा बना ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाँ, में नहीं सब नहीं, काले ही लोग हैं। क्योंकि ये नहीं नहीं नहीं, वहां पे तो जब ब्लैक लोग जीत गए थे ना, माने ब्लैक लोग को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, जब ब्लैक लोग वापस आ गए थे, तब की बात हो रही है। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन हमसे बाद में बना, ठीक है, इंडिया का तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन गया था। तो हम लोग लेकिन उनसे सीख, हम लोग उनको देख सकते हैं केस स्टडी के लिए कि उनका कैसे बना होगा। समझ में आ रहा बात को? यस सर। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इनको तुम जानते होगे, नेल्सन मंडेला नाम है इनका, ठीक है। चलो रीड करो जरा इनके बारे में, क्या नाम है तुम्हारा? I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and a free society in which all persons live together in harmony and with the equal opportunities. It is an equal ideal, sorry, ideal which आइडियल I बोलते हैं, आइडियल, ठीक है, इट इज एन आइडियल, ठीक है, ideal आइडियल भी which बोलते हैं, आइडियल फॉर विच आई एम ideal प्रिपेयर्ड टू आई। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि आई हैव फॉट अगेंस्ट द व्हाइट डोमिनेशन। बोला मैं गोरों के अगेंस्ट में लड़ा हूँ, ठीक है, मैं गोरों की जब चलती थी तब मैं लड़ा हूँ। आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, मैंने कालों के डोमिनेशन के लिए लड़े, जब वो जो डार्क कलर लोग थे उनके डोमिनेशन में भी लड़ा हूँ। But I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all the persons live together in a harmony and with equal opportunity. बोलता मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां पे हर इंसान को एक अपॉर्चुनिटी मिले, और हर इंसान जो है वो आपस में बहुत ही पीसफुली हार्मनी में रह सके, माने एक दूसरे से बिना लड़े एकदम हार्मनी में रहे, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो माने ये बोल रहे हैं मैंने व्हाइट का डोमिनेशन भी देखा, मैंने ब्लैक का डोमिनेशन भी देखा, पर मैं चाहता हूं एक ऐसी दुनिया जहां सबके लिए बराबरी हो, ठीक है, ना व्हाइट बोल के एडवांटेज हो, ना ब्लैक बोल के डिसएडवांटेज हो, ना ब्लैक बोल के एडवांटेज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। बोला ये मेरा, ठीक है, किस किस में इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं देने के लिए तैयार हूं, ये नेल्सन मंडेला का बोलना था। तो नेल्सन मंडेला खुद एक डार्क कलर्ड इंसान थे, ठीक है, इनको 28 साल जेल में भी रखा गया, पर उसके बाद भी ये ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरे को व्हाइट के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। ये बोल रहे हैं व्हाइट का डोमिनेशन गलत बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक को भी डोमिनेट करना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहे हैं बस हम लोग को खुशहाल से रहना चाहिए, चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, ये मैटर नहीं करना है। समझ में आ रहा बात को? चलो आगे, दिस वॉज नेल्सन मंडेला, रीड करो। This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid अपार्थेड, regime. अपार्थेड में तुमको लिख के दिखाया ना, अपार्थेड रिजिम इन द कंट्री, माने जिस जमाने में वहां पर साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो कि पूरी व्हाइट गवर्नमेंट थी, उन्होंने नेल्सन मंडेला को और उनके संग उनके बहुत 7 साथियों को, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया था, मैंने जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया था। 28 साल अगला जेल में रहा है भाई साहब, 28 साल किसको बोलते हैं, अपनी लाइफ के 28 ईयर्स अगला जेल में काटा है।
ठीक, और वो भी बहुत ही गोल्डन पीरियड। ठीक है, कहाँ पर? रॉबिन आइलैंड में उनको वहां पे भेज दिया गया था, वो बेचारे वहीं रहते थे। ठीक है, देखो ये कुछ साउथ अफ्रीकन लोग ने ये बोर्ड लगाए थे, जो कि पढ़ के आपको शायद गुस्सा भी आ जाए। ठीक है, लेकिन ये लगाए थे, लगाए हैं नहीं। तो ये तुम लोग को ये बताने के लिए है कि किस तरह से ब्लैक का ट्रीटमेंट होता था। ठीक है, तो उन्होंने बोर्ड लगाया था, डेंजर नेटिव्स इंडियंस एंड कलर्ड्स। तो क्या बोल रहा है? नेटिव का मतलब जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं वो लोग, जो इंडियंस हैं वो लोग, और जो कलर्ड है माने जो काले हैं वो लोग। इफ यू एंटर दिस प्रेमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। और अगर तुम इस प्रेमाइसेस को माने इस एरिया में अगर रात को घुसे तो तुम मिसिंग के लिस्ट में आ जाओगे, माने हम तुमको गोली मार देंगे और तुम्हारी डेड बॉडी गायब कर देंगे। आर्म्ड गार्ड शूट ऑन साइट, बोल रहा है जैसे ही तुमको देखेगा बिना बात के गोली मार देंगे। सैवेज डॉग्स डिवोर द कॉप्स, और तुम्हारा जो डेड बॉडी है उसको कुत्ते खाएंगे, और हम तुमको मिसिंग डिक्लेयर, माने तुम अगर यहाँ आ गए तो तुम वापस अपने घर नहीं जा पाओगे, समझ में आया? तुम मिसिंग हो जाओगे। तो ऐसा बोर्ड लगाया हुआ था, सोचो उनका हिम्मत देखो, इस तरह का लिखा हुआ। ठीक है, चलो स्ट्रगल अगर अगेंस्ट अपार्थाइड, रीड करो इसको पास। Apartheid was the name of a system racial discrimination. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेटा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। Racial discrimination unique to the South Africa. The white Europeans अरे imposed भाई फुल the स्टॉप में रुका कर, अरे पार्थ रीड करना सीख। ठीक है, एक तो भाग मत, आराम से पढ़, एक एक वर्ड को पढ़ आराम से, क्योंकि रीड करेगा तभी तो मतलब समझ में आएगा। तो रीड करने में भागना नहीं है। फुल स्टॉप का मतलब है यहाँ रुकना है, सांस लेनी है। कॉमा का मतलब यहाँ रुकना है, सांस लेनी है। ठीक है, फुल स्टॉप में थोड़ा लंबा सांस लेंगे और फुल स्टॉप कॉमा में थोड़ा छोटा सांस लेंगे। तो कैसे रीड करेंगे? Apartheid was a name of a system of racial discrimination unique to South Africa. रुक गए। The white Europeans imposed the system on South Africa. During the 17th and the 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force, in the way they had occupied India. समझ में आया बात को? ऐसे रीड करेंगे आराम से, हड़बड़ी नहीं है ना बेटा। तो क्या बोल रहा है कि जैसे यूरोपियंस लोग ने इंडिया पे कब्जा किया था, सिमिलरली उन्होंने साउथ अफ्रीका पे भी सेम प्रोसेस से कब्जा किया। ठीक है, लेकिन Yes. वहां पर इंडिया में और साउथ अफ्रीका में एक प्रॉब्लम, क्या डिफरेंस क्या था? इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए वो यहाँ रह नहीं गए, उन्होंने यहाँ पे घर नहीं बनाया। उनके ऑफिसर आते थे, यहाँ पे लूटपाट करते थे, वापस चले जाते थे, उनका घर नहीं था। लेकिन साउथ अफ्रीका में वो रहने लगे। ठीक है, और जब वो रहने लगे तो उन्होंने अपना डोमिनेशन चालू कर दिया। ठीक है, तो वो साउथ अफ्रीका Yes, में sir. सेटल हो गए थे, इंडिया में वो सेटल नहीं हुए, और आस्ते आस्ते सेटल होते होते वो वहां के लोकल रूलर बन गए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो आगे। The system of The system of apartheid apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. The native वेरी गुड, people. तो बहुत अच्छा रीड किया तुमने, बहुत अच्छा रीड किया। बोल रहा है जो सिस्टम ऑफ अपार्थाइड था उसने क्या किया, लोगों को उनके स्किन के कलर के हिसाब से डिवाइड कर दिया। अंग्रेज इधर, गोरे इधर, काले इधर, इस तरह से उन्होंने कर दिया। ठीक है, चलो। The native people of South Africa are black in color. इसका क्या They मतलब are हुआ? द नेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? द नेटिव पीपल ऑफ साउथ। जो ज्यादातर लोग साउथ अफ्रीका के थे वो काले रंग के माने थे। जो लोकल लोग थे, वहां के जो लोकल्स थे वो वही, जो नेटिव लोग थे, माने जो एक्चुअली ओरिजिनल साउथ अफ्रीकन थे, माने जो साउथ अफ्रीका आए नहीं, जो साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुए, वो लोग सब ब्लैक इन कलर है। वो लोग सब माने जो जो उनका ओरिजिनल लोग जो हैं वो लोग ब्लैक इन कलर ही थे। ठीक है, दे वर ब्लैक इन कलर। They made up about 3/4 of the population and were called blacks. अब इसमें हंसी की बात देखो, हंसी की बात देखो। अगर 100 वहां का पॉपुलेशन अगर 100 है, ठीक है, तो वहां के 75 लोग ब्लैक है। ठीक है, और 75 लोग को किसने दबाया है? 25 लोगों ने दबाया हुआ। कितनी हंसी की बात है ना। 75 लोगों पर 25 लोगों का डोमिनेशन चल रहा। बताइए, ये अंग्रेज ऐसे ही करते थे। माने ये क्या करते थे, अपने आप को सुपीरियर दिखा दिखा के, सुपीरियर दिखा दिखा के अपना, मैंने उस जमाने में लोग इतना हाईफाई ड्रेस नहीं करते थे। ये लोग ड्रेस करके, हैट लगा के, अपने आप को मैनर्स दिखा के, बात करने के दिखाते, ये अपने आप को भगवान दिखाते थे, बाकी सब लोग झुक जाते थे इनके सामने। ठीक है, सर तो 75 तो ब्लैक थे। सर हाँ नीरू बोलो। सर
तो ऐसे वहां पे 70 जो 25 लोग थे सब उन लोग के ऐसा, उन लोग के पावर था, अपना पावर उनके उस बंदूक 25 में थी। से भी देखो, उस 25 में भी सारे व्हाइट नहीं है, ठीक है। माने 75 का 25 बचे। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा वहां पर कलर्ड लोग भी थे, माने जो कि मिक्स्ड रेस था, थोड़ा काला गोरा दोनों का मिला हुआ, ठीक है। और कुछ लोग थे जो इंडिया से आए थे। तो इसका मतलब 10% लोग वो लोग होंगे। तो 85 लोग अलग थे और 15% या 10% होंगे जो अंग्रेज थे, जो कि पूरे व्हाइट कलर थे। समझ में आ रहा बात को? और उन लोगों ने रूल किया हुआ है इतने सारे लोगों को, सोचने वाली बात है। हम्म। चलो आगे पढ़ो यहां से। द कहाँ से व्हाइट सर? रूलर, The white ruler treated all non-white rulers as inferiors. The non-whites did not have voting rights. माने हमारे देश में हम ही वोट नहीं कर सकते, बताइए। कोई बाहर का आदमी हमारे घर में आ गया और वो हमारे घर में आके बैठ गया और हमको बोल रहा है अब हम तुम्हारे घर को चलाएंगे, तुम मेरा घर को नहीं चलाएगा। बताइए क्या बात है ये? सोचने वाली बात है। चलो आगे। The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. Train, buses, taxis, or hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, बीचेस, beaches, बीचेस, स्विमिंग swimming पूल्स, pools, पब्लिक टॉयलेट्स वेयर ऑल toilets. सेपरेट फॉर व्हाइट एंड ब्लैक। माने उन्होंने सब चीज को सेपरेट कर दिया, व्हाइट के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग, ठीक है। इसको बोलते थे सेग्रीगेशन। क्या बोलते थे? बंटवारा। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, ठीक है। चलो आगे। Yes, sir. They could not even visit the churches when the white worshipped. Blacks could not form association or protest against the tribal treatment. और सुनो तो इनको Since अत्याचार सुनो। ये जो ब्लैक थे वो लोग, उनके चर्च भी अलग कर दिए थे। वो लोग व्हाइट चर्च में भी नहीं जा सकते थे रे। वो लोग कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते थे। वो लोग ब्लैक लोग किसी व्हाइट के संग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। मैंने देख रहा है इन लोग का क्या भयंकर, इन लोग का कंट्रोल था उन लोग के ऊपर, ठीक है। तो पूरा व्हाइट लोग की जिंदगी इन्होंने पूरा खराब करके रखा हुआ था। आगे पढ़ो। सिंस 1950, since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. They अपार्थेड, अपार्थेड बोला, अपार्थेड सिस्टम। launched, they launched protest marches and strikes. The African National Congress (ANC) was the umbrella organization that led the struggle against the policy of the segregation. सेग्रीगेशन मतलब 1950 से अब ये तीनों लोग जो नेटिव अफ्रीकन हैं, ठीक है, वो लोग जो कलर्ड है वो लोग और जो इंडियंस हैं, इन तीनों ने मोर्चा खोल दिया था, ठीक है। और इनकी जो एसोसिएशन थी उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। वो लोग इसी एसोसिएशन के अंडर में काम करते थे और वो लोग सबने व्हाइट के अगेंस्ट में एक तो पॉलिसी लगा के रखी थी। समझ में आ गया? वो लोग व्हाइट के अगेंस्ट में लड़ाई उन्होंने चालू कर दी थी। चलो आगे। This included many workers' unions and the Communist Party. Many sensitive whites also joined the ANU to oppose apartheid and played a leading role in the struggle. अच्छा, बहुत सारे व्हाइट्स बदमाश नहीं थे, कुछ वो व्हाइट्स अच्छे थे। वो लोग ने भी क्या नाम है इन व्हाइट्स लोग का साथ दिया और उन्होंने इस एसोसिएशन को ज्वाइन किया और वो लोग ब्लैक के अगेंस्ट में खड़े हो गए। समझ में आ गया? आगे। Several countries denounced denounced as apartheid unjust and as racist. unjust and racist. But the Racist. white racist government continued to rule by detaining, torturing, and killing thousands of blacks Torturing, and colored people. detaining, torturing and killing thousands of people, black and colored people. तो बारे बहुत सारी कंट्रियों ने भी साउथ अफ्रीका का जो कंडीशन था उसके ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने मना किया, बोला ये गलत हो रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
बहुत सारे एसोसिएशन ने तो उनको बैन भी कर दिया था, ठीक है, लेकिन वो लोग रुके नहीं। वो लोग ने बहुत सारे ब्लैक लोग को डिटेन किया, उसमें से नेल्सन मंडेला भी हैं, उनको टॉर्चर किया, उनको मारा, ठीक है, उनको किल किया। बहुत लोगों को जिन्होंने भी उनके अगेंस्ट में बोला, उनके संग अत्याचार किया व्हाइट्स लोगों ने, ठीक है। यहाँ से टूवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अफ्रीका में क्या आया, बाद में अफ्रीका में एक चेंज आया साउथ अफ्रीका में, ठीक है, पढ़ो यहाँ से। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वहाँ पे। Towards a new constitution, as protests and struggles against the apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule. They through repression. Repression. The whites regime changed its Regime. policies. Regime changed its policies. Discriminatory laws were repealed. 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 Ban on अब political वाइट देखे, अब तो ब्लैक लोग का तो मेजोरिटी बहुत ज्यादा है ना वहां पर, तो माने 85:15 का रेशियो है, ठीक है। तो वो देख रहे हैं कि हम इनको और दबा के रख नहीं सकते। अगर हम इनको बेसी देर दबाएंगे और ये लोग अगर फट पड़े तो ये लोग हम लोग को बहुत बुरी तरह मारेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपना पॉलिसी चेंज कर दिया। आस्ते आस्ते इन्होंने क्या किया, अपना पूरा सोचने का ढंग चेंज कर दिया। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो बैन लगाए थे वो हटा दिए, जो रिप्रेशन, जो दबाव बना रहे थे वो हटा दिए इन्होंने, अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, डिस्क्रिमिनेटिंग लॉ सारे हटा दिए, पॉलिटिकल पार्टी में जो बैन था उसको हटा दिए, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो 28 साल तक जेल में थे, उनको बाहर निकाला, ठीक है। 26 अप्रैल 1994 को 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला की उन्होंने सजा बंद कर दी, उनको बाहर निकाला। समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. हाँ। The new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. उन्होंने अपना देश का झंडा भी चेंज कर दिया। पहले जो झंडा था वो व्हाइट लोग का फेवर का था, अभी जो है सबके फेवर का झंडा बनाया उन्होंने, ठीक है। The apartheid government came to an end, paving way for the formation of multiracial government. अब वहां से अपार्थेड गवर्नमेंट हट गई, व्हाइट वालों की गवर्नमेंट हट गई। अब एक तो नई गवर्नमेंट आ रही है जो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट होगी। मल्टी रेशियल का मतलब उसमें व्हाइट भी होंगे, ब्लैक भी होंगे, कलर्ड भी होंगे, इंडियन भी होंगे, सबके लिए होगी। अब तुम देखो साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है ना, अब उसमें काले लोग भी खेलते हैं ना। पहले जो था साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम में खाली व्हाइट लोग खेलते थे। समझ में आ रहा बात को? चलो आगे। कहाँ से पढ़े? How did this come about? How did this come out? Let us hear Mandela, the first president of this new South Africa. On this extraordinary transition, historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition. Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy, exactly because we are prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africa never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings in the cornerstone of a democracy. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब व्हाइटों ने अपनी हार मानी तो ये बहुत आसान था कि ब्लैक लोग उन पे हावी हो जाते, है ना। जब व्हाइट अपनी हार मान रहे हैं और व्हाइट का तो पॉपुलेशन भी कम है, लोग भी कम है, तो ब्लैक उनके ऊपर डोमिनेट कर सकते थे और फिर वो व्हाइट को मार सकते थे। लेकिन बोलते हैं ना, एन आई फॉर एन आई। अगर एक ने गलत काम किया इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी गलत काम करूंगा। तो नेल्सन मंडेला नहीं चाहते थे कि ब्लैक गलत काम करे व्हाइट्स के ऊपर में, तो वो शांति चाहते थे। बोले जो हो गया सो हो गया, अब हम लोग को पीसफुल तरीके से रहना है, ठीक है। अब हम लोग जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसमें सबके लिए जगह होगी। समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. चलो आफ्टर द इमरजेंसी, यहाँ से After the emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. तो बोल रहे हैं जब नया बना ना कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक, तो जो ब्लैक लीडर थे उन्होंने ब्लैक जो सिटीजन है उनको बोला कि आप व्हाइटों को माफ कर दो। उन्होंने बहुत गलत काम किए हैं, बहुत एट्रोसिटीज का मतलब हो गया, बहुत मारा है, पीटा है, जुल्म किए हैं, आप वो सब भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग लड़ाई हम लोग भी करेंगे ना तो ये फिर खत्म नहीं होगा कभी। तुम आज उसको मारेगा, कल वो तुमको मारेगा, ये खत्म कर दो, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। They said, let us build a new South Africa.
Let us build a new South Africa based on the equality of all races and men and women, on democratic values, social justice, and human rights. The party that ruled through oppression and the brutal killings, and the party that led to the freedom struggle, sat together to draw up a common constitution. तो बोला आप लड़ाई झगड़ा छोड़ के हम लोग को एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा जो दोनों के लिए होगा, व्हाइट के लिए भी और ब्लैक के लिए भी। समझ में आ रहा बात? यस सर। चलो यहाँ से After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions finest the world had, finest constitution the world has ever had. has ever had. The constitution gave to its citizens the most expensive rights available in any Expensive country. right available in any country. Together, they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded. Nobody should be treated as a demon. They agreed that everybody should become part of the solution. Whatever they might have done or represented in the past, the preamble to the South African Constitution sums up the spirit. तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई जो हो गया उसको भूलो और आगे बढ़ते हैं, नया काम करते हैं, ठीक है? तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा? The South African Constitution inspired democrats all over the world. A state denounced by the entire world in 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. अब सोचने वाली बात क्या है, 1994 तक पूरी दुनिया ने साउथ अफ्रीका से अपना रिलेशन कट कर लिया था। वो लोग बोल रहे थे साउथ अफ्रीका एकदम अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, ये कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी है ही नहीं, और आज साउथ अफ्रीका डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल बन के सामने आया है, ठीक है? What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experience into the binding glue of Rainbow Nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said, इसको रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड करो फिर मैं रीड करूंगा। The Constitution of South Africa speaks of both the past and the future. On the one hand, it is an solemn part in which we as the South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. But it is more than that. It is also a charter for the transformation of a country into one which is truly shared by all its people. ठीक है? A country which is in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and men. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नियम लिया है, उन्होंने कसम खाई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि we will never permit a repetition of our, माने जो हमारे घर में हुआ रेसिज्म, ब्रूटलिज्म, रिप्रेसिज्म, ये हम होने नहीं देंगे, ठीक है? और अब हमारी जो कंट्री है उसमें सब एक है, चाहे वो काले हो, गोरे हो, औरत हो, आदमी हो, हम लोग सब एक है, और दोबारा हम लोग उस गलत हिस्ट्री में नहीं जाएंगे जो कि पहले हुआ था। समझ में आ रहा बात को? हेलो पार्थ अग्रवाल, क्या हुआ? नहीं सर। क्या हुआ, तुमको नींद आ गया? नहीं सर। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि साउथ अफ्रीका ने ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया और ऐसा क्यों लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में? हेलो? यस सर। क्या हुआ, सुन नहीं रहा है क्या तुमको? सुन रहा है। तो वहां पे आराम से रिलैक्स क्यों कर रहा है? रिलैक्स कहाँ कर रहा हूँ सर, बताइए। सर बोलिए। ये बताइए कि साउथ अफ्रीकन लोग ने इस तरह का क्यों बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा क्यों लिखा है उन्होंने यहाँ पर? हम लोग दोबारा ये होने नहीं देंगे, कि आगे दोबारा ना होने दे सर, सबको सर अपना राइट मिले सर, सब वो लोग कभी ना कभी तो अपना हक मांगेंगे ही। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ना सवाल ये है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, ठीक है? चलो पढ़ो। South African example is a good way to understand why we need to a constitution and what do constitution do.
The oppressor and the observed in this new And the democracy. oppressed in this new democracy, we are New planning to live democracy. together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears. They wanted to safeguard their interests. The blacks' majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rules was not compromised. They wanted Compromised. compromise. They wanted substantial social. Substantial social and economic And right. the white minority was keen to Minority, protect. the white minority was keen to Was protect its keen privilege and property. माने after अब यहाँ पर long. क्या हुआ, जो व्हाइट है वो भी अपना पावर देना नहीं चाहता है. व्हाइट सोच रहा था अफ्रीका में कि हमारे पास तो प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, अगर हम इन लोग को आने देंगे तो हमारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा. तो अफ्रीका में उन्होंने दोनों बैठ के उन्होंने नेगोशिएशन किया. बोथ पार्टीज अग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज. द व्हाइट्स अग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट. ठीक है, तो उन्होंने ये बात मान ली कि वोटिंग होगी, उस वोटिंग में जो जीतेगा वही नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा. ठीक है, और हर आदमी के पास एक ही वोट होगा. They also agreed to accept some basic right for the poor and the workers. The black agreed that the majority rule would not be absolute. एक और बहुत अच्छी बात है, तो वहां पर तो ब्लैक ही जीतने वाले थे ना, व्हाइट तो जीतने वाले थे ही नहीं. तो वहां पे बोला लेकिन जो ब्लैक है वो लोग भी व्हाइट के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे. ठीक है, उनका जो रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा. ठीक है, they agreed that the majority would not take away the property of the white minority. ये बहुत बड़ी बात है. उन्होंने व्हाइट को भरोसा दिलाया कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हम आपसे नहीं लूटेंगे. ठीक है, the compromise was not easy. How was the compromise going to be implemented? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? वो लोग बोल रहे हैं अगर वो लोग एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो इस बात की क्या गारंटी है कि फ्यूचर में ब्लैक व्हाइट पे हमला नहीं करेगा. ठीक है, the only way to build and maintain trust in such a situation is write down some rules of the game that everyone should abide. अगर आपको कोई गेम खेलना है, ठीक है, अगर आपको सामने वाले पे भरोसा नहीं है तो आप क्या क्या होगे कि सब रूल्स लिख ले भाई, ये उसके साथ ना खेलना. हाँ, उसके संग नहीं खेले. ठीक है, these rules also determine that the elected governments are empowered to do what they cannot do. ठीक है, finally this rule decide the rights of the citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माने कोई भी रूल ऐसा बनना चाहिए कि जो जीत गया आदमी वो अपने मन से रूल चेंज नहीं करे. जैसे आज बीजेपी जीत गया इलेक्शन, ठीक है, आज बीजेपी पावर में है, तो वो जाके पार्लियामेंट में सारा रूल नहीं चेंज कर दे. कल कांग्रेस आएगी, वो लोग सारा रूल चेंज कर देंगे, फिर कोई और पार्टी आएगी वो रूल. तो ऐसा थोड़ा ना कॉन्स्टिट्यूशन होगा. तुम जीत गए अच्छी बात है, लेकिन तुमको भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना पड़ेगा. समझ में आ रहा बात को? Yes sir. This is what. सर पढ़े आगे? हाँ हाँ, दिस इज व्हाट. This is what the South Africans did. They agreed on the some basis rules. They also basic rules. agreed. They also agreed that these rules will be supreme. That no government will be able to ignore these. This set of basic rules is called Constitution. तो मैं तो वहां पे वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ बेसिक रूल बनाएंगे और वो रूल सबको मानना होगा. ठीक है, और Yes, इसी sir. को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं. जो बेसिक रूल है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. समझ में आ गया? Yes sir. चलो यहाँ से पढ़ो. Constitution making is not a unique to South Africa. Every country has diverse groups of people. Groups of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and the black in South Africa. But all over the world, people have differences of the opinion and interests, whether democratic or not. Most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to government. Any association needs to have its constitution. It could be club in your area, a cooperative, सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी. ये तो बात है ना, दुनिया में कुछ भी हो आपको रूल्स होने चाहिए ना.
माने कहीं पर भी आप काम करें, कुछ भी करें, आपके रूल्स होने चाहिए, बिना रूल के कोई काम नहीं कर सकता, है ना। तो चलो आगे। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all living together in a country. Constitution is the supreme law that determines the relationship among the people living in a territory called citizens, and also relationship between the people and government. A constitution does many things. First, it generates a degree of trust and coordinate that it is necessary for different kind of people to live together. Second, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक ट्रस्ट बनाता है कि जो दूसरे लोग है, डिफरेंट पीपल जो है वर्ल्ड के, वो कैसे रहेंगे, नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू टेक द डिसीजन। ठीक है, तो सेकंड बात ये बताता है कि कौन सरकार बनाएगा और सरकार कैसे बनेगी और कौन देश के लिए फैसला लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इट लेड डाउन द लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर। तीसरा, वो बताता है कि पावर के गवर्नमेंट का क्या लिमिटेशन है और सिटीजन के लिए क्या सही है। ठीक है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चार बात क्या क्या आगे निकल के, सबसे पहले एक ट्रस्ट होना चाहिए कि सब आदमी सेफ है देश में। ठीक है, जैसे अभी तालिबान में क्या हो रहा है, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा तालिबान के ऊपर में, उनको लग ही नहीं रहा कि हम वहां सेफ है।